बोलते दोस्तों, रहिए। 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। बजट सत्र के दूसरे चरण के 5वें दिन यानी आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे के चलते सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बार हंगामा प्रतिपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के सांसद भी कर रहे हैं। प्रतिपक्ष अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहा है, तो सत्ता पक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर माफी की मांग कर रहा है। संसद नहीं चलने देने के पीछे असल कारण क्या है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज परसून, आलोक भदौरिया और अमरेंद्र राय। आप सभी का स्वागत है। आलोक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। 5 दिन से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही माननीयों के हंगामे के चलते बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। हंगामे के पीछे क्या कारण है? धन्यवाद धनकर जी। महत्वपूर्ण चीज ये है कि अदानी प्रकरण में सरकार नहीं चाहती कि कोई भी बात आगे बढ़े या उसको केंद्र बिंदु बनाकर मीडिया में वो सारी खबरें छपे। ये नहीं है, असली चीज ये है कि सरकार नहीं चाहती भी किसी भी तरीके से अदानी वाले प्रकरण पे राहुल गांधी को कोई भी एडवांटेज दिया जाए और विपक्ष को कोई मौका नहीं दिया जाए कि वो सदन के अंदर अडानी वाले प्रकरण पर बात आगे बढ़ा सके। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि जेपीसी की जांच की मांग तो बहुत दूर की बात है, सरकार तो मानेगी ही नहीं, क्योंकि वो इस तथ्य को ही सिरे से नकार रही है। लेकिन निकालने का सबसे बेहतर तरीका ये होता कि अगर सरकार खुद ही कह देती, सेबी से जांच करा लेती, या और जो रेगुलेटर जो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं, डीआरआई है, उन सब है, उन सब से जांच कराकर उसी अंदाज में, जिस अंदाज में कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता मेरे साथ है, उसी अंदाज में कह देना चाहिए कि हमने सेबी से जांच करा ली, हमने डीआरआई से जांच करा ली, कोई शेल कंपनी नहीं है और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है और ना किसी शेल कंपनी का कोई पकड़ा गया है। लेकिन सरकार को ऐसा कहना चाहिए, इसलिए कहना चाहिए क्योंकि कुछ समय पहले आप याद करिए कि जब वो 3-4 साल पहले बड़ी धूम धड़ाके से, बड़ी जोर शोर से ये प्रचार किया गया था, इतनी शेल कंपनियां पकड़ ली गई, इतनी शेल कंपनियों के खाते बंद कर दिए गए, इतनी सब पकड़ में आ गई, सारा काला धन, अब कुछ भी नहीं हो सकता। यानी सरकार ने जो दावे किए थे, उन्हीं दावों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार जल्दी से मानेगी। लेकिन हाँ, जहां तक सत्तारूढ़ पार्टी का है, सत्तारूढ़ पार्टी ने पहली बार बिल्कुल एक सही तरीके से किया है। यूपीए शासन में तो आप ये मान के चलिए कि करीब 50% ही विपक्षी नेताओं को निशाने पे लिया जाता है। लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करते हैं ना, तो आप मान करके चलिए धनकर जी, उसमें थोड़ा सा एक वो झोल आता है। जी। अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं होती है। अगर हम यूपीए के अगर शासनकाल में बात करें, तो जी। 2004 से 2014 के बीच में सिर्फ 26 नेताओं को निशाने पे लिया गया था और इनमें से 14 विपक्षी थे। परसेंटेज के हिसाब से तो ये 54% होता है, लेकिन टोटल कुल मिलाकर 26 ही नेता होते हैं। लेकिन एनडीए के शासन में, मतलब एनडीए क्या, भाजपा के शासन में ये स्थिति हुई कि 121 नेता पिछले 10 साल में लिए गए हैं। इनमें से 115 विपक्षी हैं, यानी 95% है। तो ये काफी बड़ा है। यहाँ सिर्फ एक चीज यही कहनी है। अब जैसे सबसे, अगर जैसे राहुल गांधी का एक मुद्दा आ रहा है, यहाँ मैं सिर्फ एक चीज और कहूंगा कि राहुल गांधी वाल का हेराल्ड केस वाला बड़ा चर्चित मुद्दा था। इसमें ईडी ने स्वतः संज्ञान लिया था, लेकिन हुआ क्या, मामला कब का है, मामला है 2014 का। उसके बाद 2015 में आपको जमानत मिल गई, कई बार आपको पूछताछ हो गई। ईडी, मुख्य सवाल यह है, ईडी किसी भी जांच को मुकाम पे क्यों नहीं पहुंचा पाती, बड़ा सवाल यही है। इसी दांव पर विपक्ष खेल गया है। उसने सीधे ईडी पे सबको कह रहा है कि आप जांच करिए और समयबद्ध तरीके से जांच करिए। ये एक बड़ा विषय है। और अगर समयबद्ध तरीके से अगर जांच होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष के नेताओं को डराने का कोई मौका नहीं उनको मिलेगा। धनकर जी। पंकज जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। तो आप ये आगे से हाथ हटा लीजिए और आप जहां अच्छा। बैठे हैं, अब ठीक है, एकदम ठीक है। इसी पे अब आपके पास आ रहा हूं मैं। आपका अच्छा। पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव है।
क्या संसद में जैसे हालात आज हुए पैदा हुए हैं, पहले भी कभी देखने में आए थे कि सत्ता पक्ष ही सदन ना चलने दे? इसके पीछे क्या कारण है और सरकार क्या छुपाना चाहती है? एक कारण और छुपाना वो तो पता, सबको पता है। जी। लेकिन ये जो डिसरप्शंस है पार्लियामेंट में, हाँ पार्लियामेंट को बाधित करना, हाँ हाँ। ये इसको वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को माना जाता है कि बहुत डेमोक्रेसी अच्छी है। हम्म। ये ये बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी कहा है, पॉलिटिकल साइंस के। जी और ये इसने भी कहा है, सुषमा स्वराज ने भी एक बार कहा था जी कि इट शोज कि हमारी डेमोक्रेसी फंक्शनिंग है। जी। और जो सत्ता पक्ष है अभी प्रेजेंट, हम्म। वो तो पता ही है कि अदानी प्रकरण में कि वो चाहता नहीं है कि वो मामला उठे। हाँ। अब क्यों नहीं चाह रहा है ये तो पता नहीं। तो राष्ट्रभक्तों की सरकार है, वो हम्म। भी देशभक्त, ये भी देशभक्त, देशभक्त बिजनेसमैन, उसको बचाना है उनको। हम्म। और राहुल गांधी ने तो कोई ऐसी बात नहीं कही थी, जी। और ये लोग सब झूठ झूठ प्रचारित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में एकदम नहीं कहा था कि आप लोग कोई विदेशी लोग आवे और यहाँ ठीक करें, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। बेसिक सवाल यह है कि क्या आज जैसे हालात पहले भी संसद में पैदा हुए थे? इन लोगों ने किया था, भाजपा वालों ने, कब? बोफर्स केस में, अच्छा। तो बोफर्स केस में किया था। और ये जो अच्छा, उस 2G वक्त। घोटाला जो हुआ था, सो हाँ, कॉल्ड, तो जो सत्ता घोटाला पक्ष ही ने नहीं था, हंगामा किया था। उसने, हाँ, सत्ता पक्ष ने हंगामा नहीं किया था, अच्छा। कि भाजपा बीजेपी ने ने किया किया था था। ना, लेकिन यहाँ तो सत्ता पक्ष ही हंगामा कर रहा है। हाँ, तो इनके मियाँ की जूती मियाँ के सर हो रहा है ना। जो काम ये कर चुके हैं वही काम अब कर दूसरे लोग कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी। अब विपक्ष को एकदम खत्म कर देना, ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ है। बिल्कुल वहां सही। विपक्ष तो रहता ही है, विपक्ष कोई दुश्मन नहीं होता है। इन यानी लोगों ने ऐसा किया कि दुश्मन हो। विपक्ष के बगैर संसद का कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र कोई का। मतलब नहीं है कोई। बने रहिए आप हमारे साथ, मैं जल्दी फिर आपके पास लौट के आता हूं। अमरेंद्र जी, अच्छा, राहुल गांधी के लंदन में भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर बयान देने और सरकार की आलोचना करने से क्या वास्तव में देश का अपमान हुआ है, अथवा राहुल गांधी ने देश से गद्दारी की है? क्या ऐसा कुछ हुआ है कि जिसके लिए राहुल को माफी मांगनी चाहिए? देखिए धनखड़ जी, जी मैंने राहुल गांधी की जो स्पीच है जी। वो अखबारों में जो छपा है वो भी देखा है, हम्म। और जो टेलीविजन पर आया है वो भी देखा है। जी और बाई चांस जिस दिन ये सब हो रहा था उसी दिन कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत जो है वो जी टेलीविजन चैनल पर भी बोल रही थी, वो जी भी हमने सुना। जी हमको तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि राहुल गांधी ने कोई गलत बात कही हो। जी। वो उन्होंने जो लंदन में 3 जगह भाषण किया है, तीनों जगह में कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लगे कि कुछ गलत बोला हो। जी अंतर इतना है कि अगर मान लीजिए कि कोई चोरी कर रहा है और जी आप कह दें कि ये चोरी कर रहा है, तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। जी आपत्तिजनक बात यह है कि वो कोई चोरी कर रहा है। जी राहुल गांधी के जिन बयानों को लेकर के कहा जा रहा है कि देश का अपमान हुआ है, विदेश में जाकर के नहीं बोलना चाहिए था, जी वैसा बयान मुझे जहां तक याद है, मैंने भी एक अच्छा खासा जीवन जिया है। जी पहले जरूर हम देखते थे कि कभी कोई नेता हिंदुस्तान का बाहर जाकर के जी बाहर की धरती पर हिंदुस्तान की आलोचना नहीं करता था, जी लेकिन मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। जी। मोदी जी जब से विदेश जाना शुरू किए हैं, हम्म। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हम्म। या अपने ही नेताओं के बारे में और खास करके कांग्रेस को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही जी जो अपमानजनक। हम ये भी कह सकते हैं एक हद तक कि भाई उनका अधिकार है, अगर वो विपक्ष की आलोचना कर सकते हैं तो वो देश में करें, विदेश में करें, चाहे जहां करना चाहे करें। जी लेकिन अगर वो कर सकते हैं तो विपक्ष का नेता फिर क्यों नहीं ये बात कर सकता? जी कांग्रेस ने या दूसरे लोगों ने कम से कम उनके 5 भाषणों का जिक्र किया
अगर राहुल गांधी ने कुछ अपमानजनक बात कही, इसका मतलब मोदी जी वो अपमानजनक बातें बहुत पहले कर चुके हैं। जी तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है देश में। अभी मैं आपको कल की एक घटना बतलाऊं। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी और उन्होंने कहा कि लोग हमसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो। हम चाहते हैं साहब, इस चार चार मंत्रियों ने, बीजेपी और सरकार के चार चार मंत्रियों ने सदन में कहा, हमारे ऊपर ये आरोप लगाए हैं, हम उसकी सफाई देना चाहते हैं। हम जी लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ गए और हमने कहा कि साहब ऐसा है कि हमें सफाई का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो मुस्कुराए और कोई आश्वासन नहीं दिया। कल ही उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा। और आज जैसा कि आपने शुरू में ही बतलाया कि आज भी संसद नहीं चल रही है, इसका मतलब यही है कि उनको बोलने का, अभी जो हमारे जो दो वरिष्ठ साथी हैं, आलोक भदौरिया जी और प्रसून जी, इन दोनों लोगों का इशारा भी यही है कि भाई किसी तरह से सत्ता पक्ष किसी कीमत पर नहीं चाहता कि अडानी और मोदी जी के संबंधों का या हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जिक्र कहीं से आया, क्योंकि पिछली बार वो देख चुके हैं कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी सदन में कहा, बाद में भले उसे स्पंज कर दिया गया, लेकिन वो सीधे आम जनता तक बात पहुंच गई है। तो अब वो ये दूसरा मौका नहीं देना चाहते कि राहुल गांधी वहां दिखाना अब मजबूरी हो जाती है। और ऊपर से राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, कैमरे ऑफ कर दिए जाते हैं। और कल वो, आज मुझे उम्मीद थी कि शायद उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि कल वो कह चुके थे कि मैं चाहता तो हूं लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ये लोग बोलने देंगे मुझे। और वही बात आज भी सच साबित हुई है। तो इस लिहाज से देखें तो अपमानजनक जैसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है, और जो बातें यहाँ कही जा रही हैं वो तोड़ मरोड़ करके और झूठी बातें। उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि विदेशी लोग आए और हमारे देश में लोकतंत्र सुधारें। उन्होंने दूसरी बातें कही हैं। जी धनखड़ जी। आलोक जी, प्रतिपक्ष यानी विपक्ष की अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी से जांच करवाने की मांग सरकार क्यों नहीं स्वीकार करना चाहती, जबकि गौतम अडानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और एलआईसी के सर्वे सर्वा सब पहले कह चुके हैं कि सब कुछ नियमानुसार हुआ है, और नियमानुसार हुआ है तो सरकार को क्या दिक्कत है इसमें जांच करवाने। देखिए, जब संयुक्त संसदीय समिति की जब जांच होगी तो उसके पास में व्यापक अधिकार होते हैं। वो किसी को भी बुला करके बात कर सकता है, डीआरआई से को बुला सकता है, उनके अधिकारियों को, सेबी के अधिकारियों को बुला सकता है, एलआईसी या जितने जो वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए उन सबको वो बुला सकता है, संस्थानों को। उसके पास इतने अधिकार हैं जेपीसी के पास। अब अगर देखा जाए, अगर तार्किक तौर पे देखा जाए तो इसमें ज्यादा सत्ता पक्ष को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेपीसी में बहुमत तो उसी का ही रहना है। लेकिन वो ऐसा मौका नहीं चाहती कि कहीं भी ये बातें सामने उठे, ये सवाल पूछा जाए, सीधा सवाल पूछा जाए। अब आप ये देखिए, इसको हमको ऐसे समझना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक कितने दिनों तक नोटों की गिनती नहीं कर पाया था, कितने पैसे जमा हुए। मैं नोटबंदी के बाद के हालात की बात कर रहा हूँ। जबकि अगर आपको याद हो कि हम लोगों का सिस्टम इतना एडवांस बैंकिंग का हो चुका था कि आप 500 और 1000 के आप नोट जमा करते थे तो वहीं पे बकायदा वो नोट करता था कि आपने एक, मतलब कंप्यूटर में एक उन्होंने वो डाल रखा था कि आपने जो पैसे जमा किए इसमें 500 1000 के कितने नोट है। लेकिन इसके बावजूद भी वो गिनती नहीं बता पाया। जो जाहिर सी बात है, अभी जैसा अमरीन जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कहा कि वो बिल्कुल कोई दूसरा मौका नहीं देना चाहते कि इस तरीके की जांच हो। लेकिन एक दिक्कत है, आरोप चस्पा हो गया, इतना चस्पा हो गया है कि अब इससे बचना बहुत मुश्किल है। इसी की काट के लिए, इसी की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी का, मतलब मोदी जी ने, अमित शाह जी ने धुआंधार ईडी की कार्रवाई चालू हो गई। इतनी ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार की लकीर इतनी बड़ी कर दी जाए, इतनी बड़ी कर दी जाए, इतनी पुख्ता कर दी जाए कि हर विपक्षी नेता को, हर प्रमुख नेता को वहां पर निशाने पर ले लिया जाए, और परसेप्शन, मुख्य धारा का मीडिया उनका साथ देगा और वो जगह जगह वो इस चीज को आगे तक पहुंचा देंगे। इसका एक प्रमाण उससे भी मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, जो धन्यवाद प्रस्ताव पर, उसमें उन्होंने, आप ये ध्यान करिए, उन्होंने किसी भी अदानी का नाम तक नहीं लिया था।
लेकिन वो कर क्या रहे थे, वो कह रहे थे कि 135 करोड़ जनता का विश्वास मेरे ऊपर बना हुआ है। यानी वो आपको एड्रेस नहीं कर रहे थे, संसद को एड्रेस नहीं कर रहे थे, वो टेलीविजन माध्यम से अपने लोगों को, पूरे भारतीय जनमानस को वो संबोधित कर रहे थे, भारतीय लोगों को संबोधित कर रहे थे कि देखो ये सब है। लेकिन अब सवाल है इसलिए कि लकीर बड़ी करने की बात है, ईडी के कारण वो लकीर बड़ी तो कर रहे हैं, लेकिन अदानी से आप कब तक बच पाएंगे? देखिए, एक ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में भारतीय की कॉर्पोरेट जगत की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है, इतनी दांव पर लग गई है, सब सारे संदिग्ध होने लगे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो इस सवाल का मतलब यह है कि तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थान हैं, या जो रेटिंग एजेंसियां हैं, या जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, इनका पैसा यहाँ पर लगाने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। तो जब वो 10 बार सोचेंगे तो कॉर्पोरेट के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है, वो ये है वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल की दिक्कत आएगी तो आप ये मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड मिला करता था, उस इलेक्टोरल बॉन्ड का 85% तक मिला करता था, वहां से कॉर्पोरेट की फंडिंग भी कम होगी। और दूसरा, एक मैं आपका 10 सेकंड और लूंगा, और दूसरा ये है कि जो सीएसआर में भी कभी दायरा बहुत बढ़ा दिया गया था, कॉर्पोरेट बहुत सारा दे रहे थे, बहुत दबाव बना, उनके लाभ पर दबाव आ रहा है, मांग वैसे ही नहीं आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी है, चाहे आईएमएफ की बात हो, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात हो, सभी ये सब कह रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान कर चलिए कि चंदा भी कम होने जा रहा है। अब वो विपक्ष को दागदार बनाकर अपने इस तरीके से कि हमारी जैसे एक साबुन बनाने वाली कंपनी का बड़ा जबरदस्त विज्ञापन था कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों। तो सवाल है कि बीजेपी इसी रणनीति पे चल रही है कि उसकी कमीज मतलब मेरी कमीज से सफेद नहीं है, सारे के सारे ईडी को सबको मेरी लगा दिया गया। उसकी कमीज मेरी कमीज से साफ नहीं होनी चाहिए। पंकज जी, नेता सदन यानी प्रधानमंत्री सदन में तो अभी तक कुछ नहीं बोले हैं इस बारे में, लेकिन बाहर हम्म, जनसभाओं में वे राहुल गांधी के बयान को लेकर खूब तंज कस रहे हैं। क्यों नहीं राहुल हम्म। के बयान और अडानी प्रकरण दोनों विषयों पर संसद के दोनों सदनों में खुलकर चर्चा करवाना चाहते हैं। राहुल गांधी भी कहते हैं कि वे सांसद हैं और संसद में आरोपों का जवाब देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कल लोकसभा अध्यक्ष से बोलने का समय देने का भी आग्रह किया था। तो एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, बिल्कुल 1 मिनट की। इस पर क्या टिप्पणी दूं? ये लोग तो एक होती है ना, क्या कहते हैं उसको, नूरा कुश्ती। हाँ, नूरापुर। नूरा कुश्ती चल रही। ठीक। क्योंकि ये ये चाहते नहीं है मोदी जी कि अदानी के साथ उनके संपर्क कितने गहरे हैं ये लोग जान जाएं। हाँ, और ये जो शेल कंपनी का पैसा है, किसका है, ये भी पता चल जाएगा। इसलिए जेपीसी तो बनने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक। तो फिर राहुल गांधी के बयान पे ही चर्चा करवा ले सदन में। तो क्यों कराएंगे? जब भी कराएंगे तो कुछ ना कुछ फिर वही बात आएगी। ये भी बोल चुके हैं बहुत विदेशों में, ठीक। वो भी आ गया है कि इन्होंने विदेश में कितनी कितनी खराब बातें कही थी। तो देश की राजनीति को विदेश में तो इन्होंने ही शुरुआत किया ना। और कोई तो कुछ बोलता नहीं था भारत के बारे में, यानी भारत का ये कोई नूरा नेता। कुश्ती ऐसे ही चलती रहेगी। हम चलती रहेगी और ईडी अपना काम करता रहेगा। जब इस तरह और विपक्ष और ईडी जब इस तरह का गतिरोध पैदा हो जाए तो उसको खत्म करने के लिए हाँ, क्या किया जाना चाहिए? ऐसी परिस्थितियों में दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को क्या करना चाहिए कि आम आदमी के हितों से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो और आवश्यक विधायी कार्यों को अंजाम दिया जा सके? वे लोग नहीं चाहते हैं ना। अमरेंद्र जी। दोनों के पीठासीन अधिकारी नहीं चाहते हैं, सब उनके आदमी हैं। वे लोग जो वहां से इंस्ट्रक्शन आता है वही होता है। उनका उनकी इच्छा ही नहीं है कि डिस्कशन हो। डिस्कशन होगी तो कुछ ना कुछ तो बात निकलेगी। हम्म। ऐसा है धनखड़ जी, अमरेंद्र जी। ऐसा है धनखड़ जी, मुद्दा देखिए, पार्लियामेंट का जब भी सेशन शुरू होता है हम्म। तो शुरू में ही दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी जो है वो सभी दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। हम्म। और उसका पर्पज ही होता है कि भाई स्मूथ ढंग से पार्लियामेंट को चलाई जाए। और उसका
एक ये होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो। ये तो बजट सत्र चल रहा है, बजट पर चर्चा होनी चाहिए थी। जी लेकिन इसमें इतने मुद्दे उठ गए जी जो कि ये जिम्मेदार, सदन चलाने की जिम्मेदारी मूलतः सत्ता पक्ष की होती है। जी पीठासीन अधिकारी उसकी व्यवस्था भी अपनी ओर से करते हैं। जी लेकिन जब सत्ता पक्ष खुद ही अगर उतारू हो जाता है कि नहीं साहब हम नहीं चलने देंगे, तो बात अलग। फिर तो वो पीठासीन अधिकारी भी वस्तुतः जो है वो सत्ता पक्ष के ही लोग होते हैं, एक तरह से देखें तो उन्हीं के चाहने से वो बनते हैं, तो उनके भी हाथ बंध जाते हैं। अगर कोई चाहता भी होगा तो वो कर नहीं सकता बहुत ज्यादा। जी तो यहाँ स्थिति यही है कि अगर नियम कानून से कोई चले तो पीठासीन अधिकारी दोनों सदनों के एक बार सबको बुला करके बैठा करके समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं कि साहब सबको मौका मिलेगा और कोई हंगामा न करे। इस बार सत्ता पक्ष तो तैयार ही नहीं है इसके लिए। विपक्ष तो फिर भी तैयार है कि ठीक है साहब, उनके चार चार मंत्री बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के विपक्ष के लोग सुनते रहे। लेकिन जब सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों की बोलने की बारी आती है तो आप सदन एडजर्न कर देते हैं। तो अब कहीं न कहीं भले कोई सामने न कहे, लेकिन पीठासीन अधिकारियों की भूमिका को लेकर के भी उनके मन में संदेह पैदा हो गया है। आपको याद होगा कि जो किसान बिल पास हुआ था उसमें पीठासीन अधिकारी ने तब ये भी एक आरोप लगा था कि उस समय कैमरे ऑफ कर दिए गए थे। जी और जहां तक उस समय बात आई थी कि राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं था, अगर मतदान होता तो हो सकता था राज्यसभा में वो बिल पास न होता, और इसलिए ध्वनिमति से उसे घोषित कर दिया गया था। जी और हरिवंश जी को लेकर के बल्कि विपक्ष के सांसदों ने बाकायदा जो है वहां प्रोटेस्ट किया, धरने पर बैठे और बहुत कुछ हुआ। तो अब एक नियति माने नियति वाली बात भी जुड़ रही है कि नियत सरकार की क्या है। तो जैसा सब लोग कह रहे हैं, नियत सबको पता है कि नियत वही है कि साहब अब वो अडानी के प्रकरण को नहीं चाहते कि और लोग जाने। हालांकि ये बड़ा साफ संदेश चला गया है कि सरकार इसीलिए इस चर्चा नहीं कराने देना चाहती कि अडानी और मोदी जी के रिश्तों की बात अब और आगे न बढ़े। लोग जितना जान चुके हैं वही बहुत है, अब और ज्यादा न जानने पाए। जी वास्तव में सरकार जो है अडानी प्रकरण पर सदन में चर्चा नहीं होने देना चाहती। यही निष्कर्ष आज की इस बातचीत का निकला है। इसलिए राहुल गांधी का बयान कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर संसद की ही ना चलनी दी जाए। राहुल के बयानों पर सत्ता पक्ष के आरोपों के जवाब में कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों के दौरान दिए गए विभिन्न बयानों को लेकर आलोचना कर रहे हैं। राहुल के बयान पर संसद में चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री के बयानों को भी उछाला जाएगा। ऐसे में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को जनहित में समझदारी का परिचय देते हुए सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने में योगदान देना चाहिए। माननीय सांसदों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की जवाबदेही जनता और देश के प्रति होती है। अब समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।